करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कौन सी ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की, फिर सूडो ऑर्डर रिएक्शन की करते हैं। आप लाइफ तो समझ में आ गया, तो ऐसे लिखो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहला एग्जाम्पल लिख लो, न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिव डीके डीकम्पोजिशन, न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिव डीके डीकम्पोजिशन। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो, न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन या डीकम्पोजिशन, एक ही बात है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो हम आपको ऐसा बताना चाह रहे हैं, अगर अपने पास कोई रेडियो एक्टिव डीके, क्या होता है बताओ? रेडियो एक्टिव डीके आपको पढ़ा रखा है ना मैंने, क्या होता है? रेडियो एक्टिव मेटल को तोड़ते हैं, मटेरियल किसमें तोड़ते हैं? तो जो भी हमने अल्फा डीके कराया, बीटा डीके कराया, गामा डीके कराया, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव डीके हैं। तो सपोज करो कि अपने पास कोई रिएक्टेंट है, कोई क्या है? रिएक्टेंट है, जिसकी अपने पास जीरो टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है? जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन है एन नोड, और टी टाइम बाद उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? एन टी हो जाती है। तो रेडियो एक्टिव डीके की इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रेडियो एक्टिव डीके क्या लिखा जाएगा बताओ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ऐसा लिखा जाएगा ना, क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर से K1 = 2.303 डिवाइड बाय T log, ऊपर तो आती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इनिशियल टाइम, जीरो टाइम, कौन से टाइम पर? जीरो टाइम पर आती है। फिर उसके बाद क्या आती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टी टाइम। तो यहाँ पर जो डी के कांस्टेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, किससे? तो लैम्डा = 2.303 डिवाइड बाय टी log, यहाँ पर आर नोड की जगह क्या आ जाएगा? ए जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए टी आ जाएगा। मतलब टी टाइम पर कितने नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट है वो रह गए हैं, और ये है जीरो टाइम पर कितने थे, वो मतलब है। इसको हम सोल्व भी करते हैं, तो यहाँ से तो डीके की वैल्यू आती है, टी आपकी वैल्यू आती है, वह भी क्या आ जाएगी? 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा आ जाएगी। ऐसा तो आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में भी, ऐसा पहले फिजिक्स में भी हुआ करता था। अब है क्या ये फिजिक्स में? हाँ, अब नहीं है, वैसे पहले ये हुआ करता था, ये हट गया वैसे। तो अब यहाँ पर कोई सा भी एक एग्जांपल लिखो रेडियो एक्टिव डीके का। जैसे आपने दे रखा है रेडियम का, कौन सा एग्जांपल दे रखा है? रेडियम का रेडियो एक्टिव डीके करा रखा है। तो रेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? रेडियम का एटॉमिक नंबर है 88 है, और एटॉमिक मास है 226। इसमें से अल्फा डीके कराएंगे तो बताओ रेडियम किस में जाएगा? रेडोन, इसमें रेडोन 86 में, और यहाँ पे अल्फा डीके हो गया तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 2 2। इसको बोलेंगे अल्फा डीके। कौन सा डीके? अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेंगे, क्योंकि इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ओनली रेडियम, उस पर डिपेंड करेगा।
या ऐसे लिख सकते हैं K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रेडियम। आगे बात समझ में? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है रेडियो एक्टिव डीके किस टाइप की रिएक्शन है, तो कौन से टाइप की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आगे बात? डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड, डीकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2, ये सब फर्स्ट ऑर्डर है। जो एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं वो सब ऑल टाइप्स के रेडियो एक्टिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं, भले वह नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। क्योंकि अपने पास रेडियम क्या होता है, रेडियम न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। रेडियो एक्टिव तभी होता है जब न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है या हेवी होता है, तो वह स्टेबल में जाता है। तो यहाँ पर रेडोन क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। हीलियम भी स्टेबल गैस है। रेडियो एक्टिव डीके समझ में आ गया। अब इनको डीके कांस्टेंट बोलते हैं, लैम्डा को क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट। और टी आपको क्या बोला जाएगा, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। समझ में आ रहा है चैप्टर का? नहीं आ रहा आपको? वो दिक्कत क्या होगी? तो इसमें लिख लो ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डीके all natural and artificial radioactive decay of unstable nuclei take place by first order kinetics of unstable nuclei take place by first order kinetics। all natural and artificial radioactive decay of unstable nuclei take place by first order kinetics। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और भी एग्जांपल है, जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, दो चार एग्जांपल बता देते हैं। सेकंड एग्जांपल है अपने पास, एग्जांपल नंबर सेकंड, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। अमोनियम, यह है अमोनियम नाइट्राइड। अमोनियम कौन से ग्रुप का है, अमोनियम पॉजिटिव होता है, नाइट्राइड माइनस होता है। तो अमोनियम तो कौन सा हो गया, अमोनियम बेसिक रेडिकल हो गया, नाइट्राइड एसिडिक। अब नाइट्राइड किस में आता है, नाइट्राइड आता है वीक ग्रुप में या स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग में आता है। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से आते हैं, थोड़ी आते हैं स्ट्रॉन्ग रेडिकल। स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है कार्बोनेट, एक आता है सल्फाइड, एक आता है सल्फाइड, एक आता है नाइट्राइड और एक आता है एसीटेट, जो डाइल्यूट H2SO4 से क्या होते हैं, रिएक्शन करते हैं। जिनका ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4 होता है। डाइल्यूट H2SO4 डालने पर कार्बोनेट में तो CO2 गैस निकलेगी, इसमें व्हाइट फ्यूम निकलेगी। क्या निकलेगी, व्हाइट फ्यूम। अमोनियम कौन सा, अमोनियम आता है जीरो ग्रुप में। किसमें, जीरो ग्रुप में। बेसिक की बात करें, अमोनियम बेसिक रेडिकल है, बेसिक रेडिकल में 7 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप, 7। तो उसमें से जीरो ग्रुप में आता है। इसका ग्रुप रिएजेंट होता है NaOH। NaOH डालने पर यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया जैसी गंध आएगी, जैसे गवर्नमेंट टॉयलेट में आती है ना, वैसी अमोनिया जैसी गंध। फिर अमोनिया को क्या करेंगे, HCl गैस के फ्यूम डालेंगे उसमें, तो अमोनियम क्लोराइड की वाइट फ्यूम क्रिएट होगी। अब ऐसे भी आपको टेस्ट करवाए जाएंगे, तब दूसरी बार तुम्हारे को लैब में लेके जाएंगे, तब रेडिकल के टेस्ट करवाए जाएंगे। तो देखो यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइड को ताप देंगे। अमोनियम नाइट्राइड को मैंने ताप दिया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया ताप देने पर। तो बताओ क्या बनेगा, N2 बनेगा और H2, 2 H2 बन जाएगी। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखी जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ओनली अमोनियम नाइट्राइड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर गया। समझ में आ रही बात?
एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, ये याद करना, ये एनसीईआरटी में छुपे हुए एग्जाम्पल है। अब डीकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2, बताओ क्या नाम है इसका? हाँ, थायमिल क्लोराइड तो SOCl2 होता है। हाँ, तो ये भी थायमिल क्लोराइड ही होता है। SOCl2 बढ़ाया गया है मैंने, तो SO2Cl2 बढ़ाया क्या तुम्हारे को? बता क्या होता है SO2Cl2? क्या होता है नहीं SO2Cl2? वह जो तुम बताए वो ऐसा हो, SOCl2 वो डार्जन रिएक्शन में यूज में आता है। ये SO2Cl2 एक, ये तो SO2Cl2 है, ये SOCl2 थायमिल क्लोराइड है। यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर बताओ क्या होगा? सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? 6। तो यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, इसमें एक लोन पेयर नहीं होता। यहाँ पर ये ऐसा है। हाँ, मैं आगे बात हो गई। ये एक थोड़ी है भाई, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, इस पर +2 -2 +2 -1 +1। तो बताओ इसका नाम क्या है? तो बताओ क्या बनेगा इसमें? इसका डीकम्पोजिशन होगा तो SO2 भी तो गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, Cl2 भी बाहर हो जाएगी, ऐसा बन जाएगा। आ गया? नाम क्या है? तू देख नाम क्या है। तू बोल रहा है ना थायमिल क्लोराइड है। हाँ, थायमिल का है, थायमिल थोड़ी है। तो देख इसमें, देख क्या नाम है। मोबाइल किसके लिए? तेरे लिए। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में और क्या एग्जांपल हो जाएगा? और भी हो जाएगा रिडक्शन ऑफ एथीन का रिडक्शन। तो कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ एथीन। हाँ, 0 डिग्री कैसे था? एथीन की कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड करेगा ना। हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन। 0 का तो हमने किया था, उसको 0 का थोड़ी था, हमने रेट लिख के किया था 0 का। हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन, एथीन होता है अपने पास C2H6 थोड़ी होता है, और गैस होती है। इस पर हाइड्रोजन पढ़ते हैं तो पढ़ते ही क्या हो जाता है, ये C2H6 में चेंज हो जाती है। यहाँ पर रेट जो लिखी जाएगी वह केवल किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी? एथीन की कंसंट्रेशन पे, क्योंकि ये कैटलिस्ट का रोल कैटलिस्ट पे एब्जॉर्ब होगा, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगी। हमने ऐसे लिखा है, इससे लिखा है तो कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर है, बिना कैटलिस्ट। कैटलिस्ट लिखा जाए तो कौन सा ऑर्डर बताओगे? 0 ऑर्डर। अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए इसको केमिस्ट्री बोला जाता है। हाँ, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, यहाँ पर केवल इसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी एथीन की। तो ये एग्जांपल लिख लो। और भी एग्जांपल थे। डी लास्ट वाला एग्जांपल ऐसे लिख लो, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O। यहाँ पे लिखा देता हूँ, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एंड N2O। अगर N2O में हमने आपको पहले भी बता रखा है ना, उसमें कैटलिस्ट डालेंगे PT तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? 0। और कैटलिस्ट नहीं डालेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर।
हो गया तो नेक्स्ट हेडिंग देखो, सारे ग्राफ हो गए ना, एग्जाम्पल्स आपने लिख लिए। और आपको एक एग्जाम्पल बताया था मैंने H2O2 का जो मैकेनिज्म बताई थी, वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही थी या सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रही थी? H2O2 वाला बताया था ना मैंने एग्जाम्पल, इसको I- से रिएक्शन करवाए थे। बेसिक मीडियम में I- से रिएक्शन करा के ऐसा कुछ बताया था आपको, पता नहीं बताया था? जब हम ऑर्डर बना रहे थे तब बताए थे आपको। जीरो ऑर्डर आज तो कैटेलिस्ट था। जीरो ऑर्डर थी क्या? आप सेकंड ऑर्डर बता दो, फिर कुछ बोल दो। इंडिविजुअली फर्स्ट ऑर्डर था, बाकी कौन सा ऑर्डर था? बाकी सेकंड ऑर्डर था। सही बता रहे हो आप। अब पढ़ने वाले सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रेशर की टर्म में बता रहा हूँ एक बार। कौन सी टर्म में? प्रेशर चेंज मेथड लिख लो। प्रेशर चेंज मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रेशर चेंज मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रेशर चेंज मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कोई सी भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एज्यूम करो जिसमें क्या हो रहा है, कोई ए गैस है, ए गैस है, वो किसमें जा रही है? बी गैस में और सी गैस में। ऐसा हमने एज्यूम किया है। आप चाहो तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। T = 0 टाइम पर जैसे हमने कंसंट्रेशन मोल्स लिए थे उसकी जगह प्रेशर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे प्रेशर मैंने ले लिया PI, इनिशियल प्रेशर। जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल a ली थी, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर। तो यहाँ पर बताओ क्या होगा? 0 0 होगा। आफ्टर सम टाइम क्या होगा बताओ? आफ्टर सम टाइम इसमें से x प्रेशर जाएगा, कम होगा ना प्रेशर, तो ये h और ये x बनेगा, कोफिशिएंट के हिसाब से बनेगा। और T कंप्लीशन पर क्या होगा? A टाइम ऑफ कंप्लीशन, ये क्या हो जाएगा? 0। और ये क्या बन जाएगा बताओ? TI, और ये भी TI। क्या आ रहा है समझ में? अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर? जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखा था, तो क्या लिखा था? K1 = 2.303 डिवाइड बाय T log A/A-X। इसका मीनिंग क्या था? इसका ये मीनिंग था कि यहाँ पर इसकी जगह क्या हो सकता है? इसकी जगह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट 0 टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T टाइम। तो इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है, प्रेशर चेंज के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा? प्रेशर ऑफ 0 टाइम और यहाँ पे प्रेशर ऑफ T टाइम। ये समझ में आ रहा है? तो बाहर लिख दो। ये सारी बातें एक ही तो है, क्योंकि प्रेशर की फॉर्म में लिखेंगे हम, इसकी फॉर्म में लिखेंगे, प्रेशर की फॉर्म में। तो प्रेशर की फॉर्म में लिखेंगे तो प्रेशर वाली चीज लिखेंगे हम। कौन सी वाली चीज? तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर P नोड 0 टाइम पर और ये T टाइम पर। समझ में आ रही बात? तो बताओ प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी? 0 टाइम पे T टाइम पे क्या आएगा प्रेशर? PI - X। तो कौन से टाइम पे आएगा? T टाइम पे। और 0 टाइम पे क्या आएगा? PI।
यही आएगा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा K1 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय T लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट का, और यहाँ पर ऐसा प्रेशर जो उसका T टाइम पर है, Pi माइनस x। ये आ गया समझ में। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कब पढ़ा है आपने? बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ, कब पढ़ा था इसको? कुछ देखा था क्या आप? बाकी ये नहीं देखा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? इक्विलिब्रियम में देखा है। क्या होता है डाल्टन्स लॉ? कि जो भी टोटल प्रेशर होता है ना, P टोटल, T टाइम वाला नहीं है, P टोटल की बात कर रहा हूँ मैं। कौन सा वाला? तो वह होता है जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। अब पूरी ओवरऑल रिएक्शन मिक्सर में 3 कंपोनेंट है, तो तीनों का पार्शियल प्रेशर का सम होगा। ये आपने ऐसा पढ़ा होगा कि कोई भी गैस, कोई भी मिक्सर है, उसमें जो टोटल प्रेशर होता है, जितने मोल्स प्रेशर लगाते हैं कंटेनर की वॉल पे, उनके सबके सम के इक्वल होता है। इसी को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ऐसा आपने उसमें भी फ्लूइड मैकेनिक्स में इनमें भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम P टोटल निकालेंगे तो PA का पार्शियल प्रेशर भी आएगा, T टाइम पे निकाल रहे हैं, और ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो PA की वैल्यू तो क्या है बताइए? PI माइनस x, ये x और ये भी x, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो बताओ क्या हो जाएगा? PI प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PI प्लस x हो जाएगा। कौन सा प्रेशर? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई? PI प्लस x। तो PI की वैल्यू क्या हो गई? PI की वैल्यू हो गई P टोटल माइनस x। हम PI की जगह ऐसा पुट कर सकते हैं ना। तो PI की जगह पुट करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? और x की जगह भी हम क्या पुट कर सकते हैं? आप चाहो तो x की जगह P टोटल माइनस PI भी पुट कर सकते हैं। ये भी तो पुट कर सकते हैं। तो x की जगह P टोटल माइनस PI पुट करेंगे तो ये टोटल की टर्म में और इनिशियल की टर्म में आ जाएगा। कौन सी टर्म में? टोटल और इनिशियल की टर्म में। ये वाला पुट करेंगे तो टोटल इनिशियल की टर्म में आ जाएगा, क्योंकि इसको पुट करने पर ये नेगलेक्ट नहीं हो रहा है। x को हमको नेगलेक्ट करना है। तो पुट दीज वैल्यू, कौन सी वैल्यू? ये वाली x वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? K1 इक्वल्स टू जाएगा 2.303 डिवाइड बाय T लॉग, ऊपर तो PI रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा P टोटल आएगा, तो P टोटल माइनस और माइनस 2PI, तो पुट करो तो ये हो जाएगा PI माइनस P टोटल माइनस PI। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2PI माइनस PT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ये लिख देंगे हम, लिख दो, यहाँ पे जगह नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, K1 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय T log PI डिवाइड बाय P 2PI माइनस P टोटल। आ गया समझ में? तो ये अपने पास प्रेशर की फॉर्म में आ गया है। अगर आपको इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर दे रखा है तो भी आप निकाल सकते हैं रिएक्शन में। समझ में आ गई बात? तो लिख लो इसको। T टोटल क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ गैस है। प्रेशर ATM में दे सकता है, बार में दे सकता है, पास्कल में दे सकता है।